गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्ज़ाम के पर एग्ज़ाम के पर्पज़ से चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से या तो आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, और कई बार 5 और 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यानी अप्रोक्सीमेट 6 to 8 मार्क्स का ये आपका चैप्टर एग्ज़ाम के अंदर आता है। ठीक है, तो वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेव्स लाइक शेप्स, सेंट्रोइड्स है और एस्ट्रॉइड्स हैं, पैराबोला है। बहुत सारी शेप्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे कर्व्स होते हैं बहुत सारे, लाइक कार्डोइड्स है। कार्डोइड्स बेसिकली वो होता है जो आपका हार्ट शेप में होता है। एस्ट्रॉइड्स हैं, पैराबोलाज हैं, स्फीयर्स हैं। अब उनके हम कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे दो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आर्क की लेंथ से आता है और एक हमारा एरिया की हेल्प से आता है। तो फर्स्टली हम फॉर्मूला पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क लेंथ। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप सेकंड होता है आर्क लेंथ की जगह यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाई यहाँ पे एक्स बार और वाई बार होता है। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, वाई बार क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द डी एस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। वेयर डी एस का इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, डी एस इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स फॉर एक्स वाई कर्व। ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे dy/dx आएगा। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला क्या होता है डी एस इक्वल टू 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। अगर हम रेस्पेक्ट में डी वाई होगा तो यहाँ पे dx/dy हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक्स वाई कर्व के लिए है। अगर हम सेम फॉर्मूला आर थीटा कर्व के लिए पढ़ें, आर थीटा कौन सा प्लेन था आपका, जो आर्गेंट प्लेन होता है, जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से जो आपका बनता था आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा वाला जो प्लेन होता है, उसके लिए हमारा जो डी एस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर/डी थीटा का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द डी थीटा। फॉर कौन सा कर्व के लिए, ये आर थीटा कर्व के लिए। अगर हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन किस तरह की होती थी, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है एक्स इक्वस टू टी टी साइन थीटा, वाई इक्वस टू टी टी कोस थीटा। तो दोनों के अंदर एक कॉमन वेरिएबल टी हो जाता था। तो एक बार वो हम एक्स का डिफरेंशियल टी के लिए करते थे, वाई का टी के लिए करते थे, फिर चैनल रूल के अकॉर्डिंग हम dy/dx निकालते थे, dx का रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जो हमारी ये वाली फॉर्म होती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। इसके लिए हमारा जो ds का फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द dt। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ एस्ट्रॉइड एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए की पावर 2/3 लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने हमें बोल दिया कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये हमारा एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड की शेप हमारी बेसिकली आर्क का एक छोटा सा पार्ट होता है आपका एस्ट्रॉइड्स। तो हम अगर एस्ट्रॉइड की बात करें तो लेट ए बी द लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की फिगर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी आपका पॉजिटिव होता है। तो ये हमने छोटी सी एक फिगर बना ली, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इक्वेशन में गिवन है एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए की पावर 2/3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसका डिफरेंशियल कर लो विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो आप अगर एक्स की पावर 2/3 का डिफरेंशियल करेंगे तो पावर 2/3 आपकी शुरू में आ जाएगी, एक पावर आपकी कम हो जाएगी। सिमिलरली जब वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो 2/3 शुरू में आ जाएगा, वाई की पावर 2/3 से कम कर दी -1/3 हो गई। और वाई का डिफरेंशियल हुआ है तो dy/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप dy/dx की वैल्यू निकालें तो 2/3 तो कॉमन आके उधर 0 में चला गया। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी x की पावर -1/3 डिवाइड बाई वाई की पावर -1/3। बाहर आएगा माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि x इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी dy/dx की वैल्यू निकल गई है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें जो ds निकालना था, ds का फॉर्मूला क्या था 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx था। तो यहाँ पे जो dy/dx मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है -x की पावर -1/3 डिवाइड बाई वाई की पावर -1/3। तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, dy/dx हमारा निकल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो dy/dx जो हमारा निकला था, अब आप इस वैल्यू को ds वाली वैल्यू के अंदर आपने पुट कर दिया। ds की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ds इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स था, तो वन प्लस माइनस वाई की पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर -1/3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स कर देंगे। ये इसने होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, तो ये 2/3 हो जाएगी पावर, ये भी पावर 2/3 हो जाएगी, और उसने इसको क्या ले लिया, ये एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद हमें दिखाई दिया ये भी एक्स, ये ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ये एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2/3 का अंडर रूट। भाई ये माइनस स्क्वायर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2/3। अब ये एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, इसकी वैल्यू क्या थी, ए की पावर 2/3 थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करें, इस पूरे के पूरे पोर्शन की वैल्यू क्या आती है, ए की पावर 2/3, तो अंडर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2/3। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो डी की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ गई हमारे पास ए की पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/3 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारी डी की वैल्यू निकल गई। अब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, एक्स बार और वाई बार हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एक्स डिवाइड बाई डी एस। तो यहाँ पे आपने डी की वैल्यू रख दी। डी की वैल्यू क्या है, ए की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स, और नीचे आपने डी की वैल्यू रख दी ए की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। लिमिट आपकी यहाँ पे 0 से ए होगी, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, अगर आप इक्वेशन चेक करें, एक्स की पावर 1/3, इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए की पावर 2/3 था। तो इस कर्व की रेडियस कितनी है, एक्स है। ये पूरा का पूरा कर्व हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ था, ए इसकी रेडियस थी, तो एक्स एक्सिस से जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0 से लेके ए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक्स के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट हमारे पास कितनी हो गई, 0 से लेके ए हो गई। फिर आपने क्या किया, ये तो आपका एक्स की पावर 1 था, ये एक्स की पावर 2/3 था, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये आपने पावर एडजस्ट कर दी, तो आपके पास टोटल क्या बचा, एक्स की पावर 5/3 ऊपर बचा, और नीचे आपके पास एक्स की पावर 2/3 बचा। आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो 5/3 तो 3/5 हो गया, ये आपका 3/2 हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने इसके अंदर लिमिट्स पुट्स कर दी, एक्स की जगह तो ए रखा, ए की पावर 5/3, लोअर लिमिट रखेंगे 0, 0 की पावर आप कुछ भी कर लें, 0 ही मिलना है। तो 5/3 में ये आपका, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या बचा, 2/5 इंटू ए, ये आपका एक्स बार आया है। रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई नॉट अफेक्ट द कर्व इन सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स बार को सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन को बात करें, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने यहाँ केवल एक्स बार की वैल्यू निकाली है। इसने लिखा है रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई डज नॉट इफेक्ट द कर्व इन द सिमेट्रिकल अबाउट लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इस कर्व को अगर आप वाई, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर से बात करें, ये पूरा का पूरा वाई इक्वल्स टू वाई और एक्स के लिए, दोनों के लिए आपकी रेडियस सेम है। भाई यहाँ भी आपकी रेडियस 0 से ए रहेगी, और जो कर्व है, अगर हम इस कर्व को यहाँ से बात करें, यहाँ भी आपकी रेडियस कितनी से रहेगी, 0 से लेगी, ये भी पॉइंट 0 ए है, और ये पॉइंट आपका A0 है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक्स एक्सिस के लिए करेंगे तो भी आपकी लिमिट यही रहनी है, और वाई एक्सिस के लिए करेंगे तो 0 से ए रहनी है। तो यानी अगर आप सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करें, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी वाले फॉर्मूले में एक बार तो यहाँ पे डी होता है, और अगर मैं यहाँ डी कर दूँ तो ये डी हो जाएगा, यानी दोनों से वैल्यू सेम निकल के आनी है। तो इसलिए जो वाई बार की वैल्यू आएगी, वो भी वही वैल्यू आएगी जो आपकी एक्स बार की आई है, 2/5 इंटू ए। ठीक है, 2/5, तो इसलिए हमने उसने केवल एक्स बार सॉल्व करा है, उसने सिमिलरली फॉर्म पे लिख दिया है कि अगर आप सॉल्व करेंगे, हमने सिमिलरली फॉर्म पे लिख दिया कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई बार की वैल्यू भी सेम आएगी, 2a/5। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो गया, 2a/5 इंटू 2a/5। ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स हो गए हैं, किसके लिए, कर्व के लिए, जब हमें कर्व की लेंथ पता हो। मैं आपको फिर से रिपीट करूँ, दो टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें हमें कर्व की लेंथ पता होगी, और एक हमें एरिया पता होगा। ये आपका फर्स्ट टाइप है जिसमें आपको कर्व की लेंथ पता होती है। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नोट दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस ए विच सबटेंड्स एन एंगल 2α एट द सेंटर। ठीक है, एक हमें, ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, अगर आप चेक करना चाहें तो फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। उसने बोला है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है उस सर्कल की जिसकी रेडियस तो ए है, और वो सेंटर के साथ 2α का एंगल बनाती है। भाई ये आपकी दो रेडियस हो गई, सेंटर पे 2α का एंगल बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डायमीटर होगा वो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, अल्फा और अल्फा में। तो अगर हमारा 2α है और रेडियस आपकी 1, अगर आप इस सर्किल की इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, x² + y² = a²।
अब हमें पता है कि अगर अब ये जो सर्किल है इसकी रेडियस ये है, ठीक है, तो हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है। सर्किल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है, उसके सेंटर पे होती है। तो हमें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब इस सेंटर के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉस थीटा, और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए साइन टी। टी हमने कोई भी एक वेरिएबल मान लिया है, तो आप उसे यहाँ अल्फा भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, उससे हमारा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, क्योंकि अगर हम सर्किल के लिए पॉइंट्स माने, अगर आपको कोई सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कोई सर्किल होता है, तो जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा होती है और उसके से वाई की वैल्यू ए साइन थीटा होती है। थीटा को यहाँ पे हमने टी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो आपने एक्स का डिफरेंशियल टी के लिए कर लिया और एक बार आपने वाई का डिफरेंशियल टी के लिए कर लिया। कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी होना था और साइन टी का कितना हो गया, कॉस टी हो गया। अब ये कौन सी आपकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वेरिएबल टी है, और जब पैरामीट्रिक फॉर्म होती है तो डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द डी टी। तो उसने दोनों वैल्यू रख दी, तो सॉल्व करके आपके पास डी एस की वैल्यू आ गई ए इंटू डी टी। तो सेम काम इसने करा, हमने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू डी एस डिवाइड बाई डी एस, और वाई बार की वैल्यू क्या होगी, वाई इंटू डी एस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। हमने डी एस की वैल्यू रख दी ए डी टी, ए डी टी, ए से हमारा ए कैंसिल हो गया, तो टी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना था, तो हमने एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे ए कॉस टी, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके लिए होगा, जीरो से लेके अल्फा के लिए, क्योंकि हमारे पास अल्फा क्या है, एंगल है। तो सेम काम हमने करा, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, लिमिट पुट कर ली, तो अपर लिमिट यानी साइन अल्फा, लोअर लिमिट यानी साइन जीरो, जीरो हो गया, डिवाइड बाई अल्फा माइनस जीरो। तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है। ये मैंने इसलिए पहले आपको शुरू में भी बता दी थी, चाहे आप उसे टी मान लो चाहे अल्फा मान लो, बात एक ही रहनी है। तो सेम काम इसने बाद में करा, लिमिट हमने रखी तो टी को अल्फा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कर्व वही हमारा सिमेट्रिक कर्व है, तो अबाउट एक्स एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस वाई बार कितना होगा, जीरो। आर्क इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आप सर्किल की बात करें, जो वो अल्फा एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, अगर फिगर से देखें, सेंटर के ऊपर जब एक्स एक्स एंगल बन रहा है, तो वो एंगल कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, अगर आप एंगल यहाँ बनाएंगे, ठीक है, तो उस केस में वो एंगल वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, तो उस केस में उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाया है, तो हमारा वो कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ है।